और 3-4-5 क्लासेस करेंगे, उसके बाद वी विल जंप बैक इनटू आवर सब्जेक्ट दैट इज सेल्स मैनेजमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली व्हेन यू मीट वन टू वन विद योर क्लाइंट्स। जब आप वन टू वन अपने क्लाइंट से मिलते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने रिटेलर से, अपने होलसेलर से, अपने सीएनएफ एजेंट से, जब आप वन टू वन मिलते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग की ही बात हो रही थी हमारे लास्ट क्लास में, और हम लोगों ने बात किया था कि समय के साथ हमारे काम करने का तरीका भी बदला। जैसे अभी हम लोग तुरंत बात कर रहे थे अभी कोरोना के बाद क्या होगा, तो कोरोना के बाद चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो तो काम करेगी ही करेगी, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा ही करेगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इट विल बी सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। जो सबसे तेज होगा, जो चेंज को सबसे पहले अडॉप्ट करेगा, जो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करेगा, वो भी सर्वाइव करेगा। तो इट वुड बी द फिटेस्ट एंड इट वुड बी द फास्टेस्ट। तो आपको ना बहुत तेज होना पड़ेगा, यू नीड टू बी वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग द चेंज, you need to be very fast in terms of learning new skills. So in our last class we have talked about the evolution of personal selling strategies. So it started as persuading the clients. तो पहले हम लोग जाके सिर्फ परसुएड करते थे कि भैया ये प्रोडक्ट है, तुम्हें लेना है, कैसे लोगे तुम देख लो। और कई बार ना ये चीज़ें मैंने भी करी हैं, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला है कि भैया अगर तुम्हें मैकडॉवेल्स नंबर 1 चाहिए तो तुम्हें सिग्नेचर उठानी पड़ेगी, नहीं उठाओगे तो उसका भी सप्लाई बंद। अब मजबूरी है कि उससे वो काम करना पड़ता था। तो देयर आई यूज टू डिक्टेट माई टर्म्स, और अपने हिसाब से हम लोग काम करा लेते थे। तो सेलिंग भी ऐसे ही शुरू हुआ था, वेयर वी स्टार्टेड परसुएडिंग द क्लाइंट टू एक्ट एज वी विश देम टू एक्ट। नंबर 2 इज नेगोशिएशन। फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ वी स्टार्टेड लिसनिंग टू आवर क्लाइंट्स। हम अब उनकी बात सुनने लग गए, हम उनकी बात समझने लग गए, और उसके बाद हम लोगों ने वी कम इन टू अ कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, and then we close down the deal. Then we went to consultative selling. Now we started treating ourselves as a consultants. Now we started treating ourselves as an advisor. So we started giving advice to our client that how they can improve on their business, how they can improve on their profitability, right? Gradually we started managing the business of our client. Gradually we started helping them in doing their operations, in doing their businesses. Gradually we became their value partners. This is the last strategy. We became the value partners of our client. We started partnering with the client, we started doing the business jointly, we started helping them out. और इसी की बात कही थी प्रोफेसर सीके प्रहलाद ने। प्रोफेसर सीके प्रहलाद का जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के फील्ड में, नंबर 1 इज ही टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। उन्होंने बात करी थी कि द 40% ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर बिलो पॉवर्टी लाइन। उन्होंने बात करी थी कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर पॉपुलेशन। तो सीके प्रहलाद सर ने कहा था कि डोंट थिंक ऑफ देम एज somebody who is poor, somebody who cannot afford your product. In fact, think of them as a big market. So if you make a product which is for those people, if you make a product which is for those people, for poor people, for the common people, then your company will sustain for a longer period of time, because majority of the market is the mass market. तो सीके प्रहलाद साहब ने मास मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में बड़ी चर्चा करी है, और उनकी जो किताब है फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, को ऑथर्ड बाय मिस्टर स्टुअर्ट हार्ट। तो ये दो, मतलब इन दोनों ऑथर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी। जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सीके प्रहलाद साहब का, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। तो इन्होंने कंपटीशन और कोऑपरेशन को मिलाने की बात करी है। ही टॉक्ड अबाउट कि व्हाई डोंट वी कैन कोऑपरेट विद ईच अदर, व्हाई डोंट वी कैन पार्टनर विद ईच अदर एंड देन वी do business. So he has also talked about the partnership. He has also talked about ki if the two business will join hands, of course on some of the products, of course on some of the things, then they can create wonder in the business, in the industry. So he also talked about the partnership strategies, right? तो सेलिंग में भी हम लोग इन सब तरह की बातें करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का क्लास।
आज के क्लास में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हमें करना क्या होगा। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। क्योंकि अभी तक हम लोग ये पढ़ा जान रहे थे कि क्यों करना है, अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि क्यों हमें ये करना है, लेकिन अभी आज के बाद हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू, राइट। और कहा जाता है कि देयर इज़ अ गोल्डन सर्कल ऑफ लाइफ, और गोल्डन सर्कल ऑफ लाइफ में ना 3 सब सर्कल्स होते हैं, कंकरेंट सर्कल्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड वाई, नंबर 2 इज कॉल्ड हाउ, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड व्हाट। तो हमारा वाई क्लियर हो गया है। अभी तक जो मैंने आपको क्लासेस दी हैं सेल्स की, पिछले जो हमारे 5-6 क्लासेस हुए हैं, इसमें ना ये वाई क्लियर है। वाई क्लियर है कि वाई वी वांट टू गो इनटू सेल्स। ये क्लियर है कि वाई वी आर लर्निंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो दिस सब्जेक्ट इज मोर देन our trimester paper. This subject is more than 100 marks paper. It is more than the 3.5 credit of your syllabus. This subject is more than that. और दुनिया के आप किसी भी महान कंपनियों को स्टडी करें दोस्तों, यू कैन स्टडी अबाउट एप्पल, यू कैन स्टडी अबाउट सोनी, यू कैन स्टडी अबाउट BMW, you can study all the great companies of the world. They are the greats because their why was very clear. तो अभी तक थैंकफुली इन आर सब्जेक्ट ये वाई क्लियर हो चुका है। ये वाई क्लियर हो चुका है कि वाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट। ये क्लियर हो चुका है कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगले 35 सालों तक हमारी मदद करेगा। तो ये वाई क्लियर है। आज हम लोग जानेंगे हाउ के बारे में। आज हम लोग जानेंगे करना क्या है हमें। आज हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या काम करनी है। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? जल्दी कहिए। राहुल सर, ये जो कंकरेंट सर्कल है ये साइमन सिनेक का स्टार्ट विथ वाई वाला है ना? बहुत ही बेहतरीन किताब है साइमन सिनेक का, स्टार्ट विथ वाई। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, साइमन सिनेक हैज़ कम अप विद द सर्कल। कुछ बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुए हैं मैनेजमेंट फील्ड में। जैसे एक रिसर्च किया है मिस्टर जिम कॉलिंस ने। तो अच्छी किताबें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू द नेम ऑफ बुक्स जो आप सबको पढ़ना चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं इस कोरोना दौर में, और आप बेहतर बन सकते हैं। तो यस, दिस कंकरेंट सर्कल, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मिस्टर साइमन सिनेक। तो चलिए मूविंग अहेड, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट वी हैव टू डू इन पर्सनल सेलिंग। तो पहले तो ये जानते हैं कि पर्सनल सेलिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके कितने अलग अलग प्रकार होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो द नंबर 1 इज कॉल्ड द B2B सेलिंग, और जिसके बारे में मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड ऑल look for this business, look for this category as your career। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि दिस B2B is almost 6 times the size of B2C। ये उससे लगभग 6 गुना बड़ा है। सो दिस इंडस्ट्रियल सेलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेलिंग भी बुलाते हैं, इसको B2B भी बुलाते हैं, और कहीं कहीं ना ये पेपर पढ़ाया जाता है, स्पेशलिस्ट पेपर पढ़ाया जाता है B2B मार्केटिंग बोल करके। तो मैं आपको B2B सेलिंग के बारे में बता रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है समझिए। वेयर वन बिजनेस इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू अनदर बिजनेस, इट इज कॉल्ड B2B। नाम ही है ये, बिजनेस टू बिजनेस। तो वेयर वन बिजनेस इज सेलिंग अ प्रोडक्ट टू अनदर बिजनेस, इट इज कॉल्ड B2B। एंड दिस इज द वंडरफुल वे टू स्टार्ट योर करियर। क्योंकि अगर आप यहाँ से करियर शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग आर प्रोफेशनल्स। दोज पीपल वुड बी लिटरेट, दोज पीपल वुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज अबाउट द इंडस्ट्री। तो अगर आप यहाँ से बिजनेस, यहाँ से अपना करियर शुरू करते हैं तो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर करियर इनटू सेल्स। इट इज कॉल्ड B2B। तो आइए देखते हैं B2B के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं। सो सबसे पहले आता है सेलिंग टू रीसेलर्स। B2B में जो आप सबसे पहला सेल देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं रीसेलर्स। रीसेलर्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट आपसे खरीदें और फिर उसे किसी को आगे बेच दें, दे आर कॉल्ड द रीसेलर्स। तो देयर आर कंपनीज जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उन्होंने रिटेलर्स अपॉइंट करे हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा है, जिसको कि हम लोग चैनल सेल्स कहते हैं दोस्तों।
ये वर्ड याद रखिएगा, चैनल सेल्स, ये बहुत काम आने वाला है आपको। चैनल सेल्स, तो चैनल सेल्स क्या होता है? वेयर वी आर वर्किंग इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द एंटायर चैनल ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर। तो कंपनी से जब कोई प्रोडक्ट निकलती है बन करके, तो वो एक चैनल के थ्रू जाती है कस्टमर के पास। तो वो चैनल क्या होता है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल चैनल कहते हैं, वो चैनल क्या होता है? इस चैनल में सबसे पहले आते हैं सीएनएफ। सीएनएफ का मतलब होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए सीएनएफ। तो सबसे पहले जो आते हैं इस चैनल में, जो सबसे पहला एंटिटी इस चैनल में दिखाई देता है, उसको हम लोग ने नाम दिया है सीएनएफ, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये क्या करता है? ये कंपनी से प्रोडक्ट कैरी करके अपने स्टेट में लाता है। तो फॉर एवरी स्टेट वी जनरली हैव वन सीएनएफ। तो मान लीजिए कि कंपनी है मुंबई की, तो मुंबई से उस कंपनी ने, सपोज हम बात करते हैं एशियन पेंट्स की। तो एशियन पेंट एक बड़ी ही खास कंपनी है दोस्तों भारत की, और मैं इसको खास इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपका मन करेगा ना कि वी शुड स्टैंड अप एंड सल्यूट दिस कंपनी। व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज द फोर फ्रेंड्स दे हैव स्टार्टेड दिस कंपनी फ्रॉम अ गैराज इन द ईयर 1942। उस गैराज का उन्होंने नाम दिया था फ्रेंड्स गैराज, क्योंकि चार दोस्त वहाँ पे काम कर रहे थे। गैराज में गाड़ियाँ नहीं होती थी, इनका बिजनेस चलता था गैराज से। और इन चार दोस्तों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा आप ये सोच सकते हैं, बिकॉज 1942 वाज अ टाइम व्हेन वर्ल्ड वार टू वाज गोइंग ऑन। वर्ल्ड वार टू चल रही थी। भारत के सोल्जर्स ने वर्ल्ड वार टू में भी सर्व करा है, दोनों तरफ से। वो अलाइड फोर्सेस में भी थे, वो इधर जर्मन नाजी फोर्सेस में भी थे, वो ब्रिटिशर्स की तरफ से भी लड़ रहे थे हमारे सैनिक, हमारे फौजी। और वो सुभाष चंद्र बोस जी का जो अपना आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी था, तो वो वहाँ से भी लड़ रहे थे। तो 1942 वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम। आप लोग कोरोना की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा क्रूशियल टाइम वाज 1942। 1942 वाज अ टाइम व्हेन महात्मा गांधी हैज़ लॉन्च दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च करने के बाद जितनी भी विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, समहाउ उनका बहिष्कार होना शुरू हुआ भारत में। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट 1942। और अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे बिलीव करें तो ये कहा जाता था कि 1942 में ही इंडिया आज़ाद हो सकता था। मतलब इट वॉज नो पॉइंट कि हम और 5 साल इंतजार करते हैं। लेकिन शायद उस समय उतना पॉलिटिकल मैंडेट नहीं था, उतनी विलिंग नहीं थी कि हम उस समय आज़ादी के लिए परस्यू कर पाएँ। लेकिन चलो मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, मैं बार बार देश में चला जाता हूँ। बिज़नेस की बात यह है कि 1942 वाज अ वेरी टफ टाइम, और ऑल द फॉरेन गुड्स वर बैंड ड्यूरिंग दैट टाइम। समहाउ अ टेम्परेरी बैन लगा था फॉरेन गुड्स में, और इंडियन बिजनेस को भी उतनी परमिशन नहीं थी कि वो बिज़नेस कर पाएँ। और उस दौर में इन चार दोस्तों ने ये बिज़नेस शुरू करा था। कंपनी का नाम पता नहीं था, इन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी सर्च किया, उसमें एक नाम इनको दिखा एशियन, तो उन्होंने नाम रख लिया एशियन पेंट्स। The biggest challenge for these friends were there were no channel partners who was willing to keep this product in their store. कोई रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर उस दौरान, कोई दुकानदार इनके प्रोडक्ट नहीं रखना चाहता था अपने दुकान में। और ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि चार दोस्त डेली एक झोले में पेंट के डब्बे लेकर के निकलें और उसको बांटते चले, पेंट ले लो, पेंट ले लो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इन चारों के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो सेल्स का ही था दोस्तों। और इन चारों ने किया क्या? इन्होंने पहले डिमांड क्रिएट करना शुरू किया मार्केट से। किसानों के पास गए, उनको कहा कि आप हमारा पेंट खरीद लीजिए, छोटे डब्बे में है। तो किसान कहा कि हमारा तो कच्चा घर है भाई, हम पेंट कहाँ लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप बैल के सींग में लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपका बैल कौन सा है, तो आपको दिक्कत होती है, मिक्स हो जाता है केटल। ग्रेजुअली दे क्रिएटेड द डिमांड, क्रिएटेड अ पुल इन द मार्केट। और इसीलिए हम लोग मार्केटिंग और सेल्स की बात करते हैं तो पुश एंड पुल की बात करते हैं। तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सम पुल इन द मार्केट बाय टेलिंग अबाउट देयर ब्रांड। अब धीरे धीरे रिटेलर्स के पास जब डिमांड आनी शुरू हुई, देन दे वेंट टू रिटेलर्स एंड सजेस्टेड देम टू कीप देयर प्रोडक्ट। और दोस्तों आज आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि दिस कंपनी एशियन पेंट बीइंग अ इंडियन कंपनी, इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। और अगर आप नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 की कंपनी देखें तो नंबर 2 में है एक्सो नोबेल, नंबर 3 में है बर्जर पेंट्स, और नंबर 4 में है कांसाई नेरोलैक,
और ये तीनों कंपनियां बाहर की हैं दोस्तों। एक्जो नोबेल इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड में नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 2 है। बर्जर कांसाई नेरोलैक इज फ्रॉम जापान, जापान ने एक्वायर किया उसको। अगर आप ये तीनों कंपनियों को मिला देना, अगर आप ये तीनों कंपनियों का साइज मिला दे भारत में, इन तीनों कंपनियों की रेवेन्यू मिला दे भारत में, इन तीनों कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट मिला दे भारत में, उससे बड़ी है एशियन पेंट्स। एंड टुडे दिस कंपनीज टोटल रेवेन्यू इज रुपीज 19,349 करोड़। 19,000 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों, 19,000 करोड़, लगभग 54% का मार्केट शेयर। तो पूरे मार्केट में 54% तो इन्हीं का है। और डायरेक्टली दिस कंपनी टचेस मोर देन 50,000 रिटेल आउटलेट्स। डायरेक्टली ये कंपनी डायरेक्टली 45 से 50,000 रिटेल आउटलेट को प्रोडक्ट देती है। आप सोच सकते हैं कि कंपनी का साइज क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कैसे इतना बिजनेस कर पाती होगी। कारण ये है दोस्तों कि इन्होंने ना B2B में ज़बरदस्त काम किया है। इनफैक्ट पेंट इंडस्ट्री में जितना काम इन्होंने किया है B2B में, उतना काम दूसरी कंपनियों ने नहीं किया है, और यही कारण है कि दे आर नंबर 1। तो दिस कंपनी इज केटरिंग टू मोर देन 50,000 रिटेल शॉप्स थ्रू 125 डिपो, और साथ साथ में दे हैव देयर ब्रांचेज इन 22 फॉरेन कंट्रीज। 22 विदेशों में इनके ब्रांचेज हैं, जिसके थ्रू ये 65 अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो एक गैराज से शुरू की गई कंपनी सन 1942 में 2020 में आकर के इट बिकेम द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इन पेंट इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ जब इन्होंने B2B में अच्छा काम करना स्टार्ट किया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि B2B कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनी कंपनी। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यू अपॉइंट द चैनल पार्टनर्स, यू अपॉइंट द CNF, यू अपॉइंट द डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, होलसेलर। आप इन लोगों को अपॉइंट करते हैं और आप इन लोगों को अपने प्रोडक्ट देते हैं। और यही काम किया हीरो साइकिल्स ने भी। मतलब अगर आप मुंजाल ग्रुप को भी स्टडी करें, तो पाकिस्तान से ये लोग इंडिया आए थे भाग करके, और यहाँ पर इन लोगों ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया, और यहाँ से तैयार हुआ हीरो साइकिल्स। तो ये अगर पढ़ना है कभी किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो श्री ब्रिजमोहन मुंजाल सर के बारे में पढ़िए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पार्टनर करना शुरू किया विद द रिटेलर्स, विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो सेलिंग टू रीसेलर का मतलब क्या है? सेलिंग टू रीसेलर का मतलब ये है कि आप उन चैनल पार्टनर्स को अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो चैनल पार्टनर्स इसको फिर आगे कस्टमर तक पहुंचा देंगे, और इसी को हम लोग बुलाते हैं चैनल सेल्स। तो एशियन पेंट्स हमारे यहाँ लास्ट ईयर आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी इसी प्रोफाइल के लिए आई थी, चैनल सेल्स। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज द हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर, दिस इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर इन इंडिया, चैनल सेल्स। तो जो लोग इस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, रिटेलर, चैनल में जो काम करना सीख जाते हैं, ये लोग इंडस्ट्री के वेटरन होते हैं। और अगर आप इस सब्जेक्ट में वाकई मोटिवेटेड हैं, तो मैं आपको सिखा सकता हूं कि हाउ टू वर्क इन चैनल सेल्स, बिकॉज मैंने अपना करियर यहाँ भी मैंने काम किया, चैनल सेल्स में भी मैंने काम किया है। चलिए, सेकंड इज कॉल्ड द सेलिंग टू बिजनेस यूजर्स। यहाँ पे वो लोग आते हैं, ऐसे बिजनेस आते हैं जो आपके प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लें। यहाँ पे वो बिजनेसेस आती हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हो। फॉर एन एग्जाम्पल इज बॉल बियरिंग। तो अब हम बॉल बेयरिंग कस्टमर को तो नहीं बेचने जाएंगे ना डायरेक्टली कि हाँ लीजिए भैया बॉल बेयरिंग ले लीजिए। बोले क्या करेंगे? तो बोले फांसी का फंदा लगा के गले से इसमें लटकिएगा। ये तो हम नहीं कह सकते। बॉल बेयरिंग हम लोग देते हैं उन कंपनियों को जो बॉल बेयरिंग यूज करके फैंस बनाते हैं, मोटर्स बनाते हैं, या कोई अप्लायंस बनाते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रिक केबल्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। आप देखिएगा कि द कंपनी लाइक एशियन पेंट हैज अ ह्यूज बिजनेस कमिंग फ्रॉम द बिजनेस यूजर्स। दे आर सेलिंग देयर पेंट टू इंडस्ट्रीज। तो ये भी उनके क्लाइंट है। तो उनका एक अलग डिवीज़न है, एक अलग डिवीज़न है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को केटर करता है।
उसको वो लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेल्स। ये दूसरा तरह का आपका अपॉर्चुनिटी है करियर शुरू करने का, इंडस्ट्रियल सेल्स। तो इंडस्ट्रियल सेल्स में क्या करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू द बिजनेस यूजर्स, दोज हु वुड बी यूजिंग योर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल, जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। द थर्ड इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग्स। और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, जैसा कि ये नाम है इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, यू आर गोइंग टू मीट द इंस्टीट्यूशंस। तो आप देखते होंगे आपके क्लासरूम में एप्सन के प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। तो आपके क्लासरूम में जो एप्सन के प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो ये एप्सन अपने प्रोजेक्टर को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सेल करती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। और उनकी एक टीम है जो जा करके नेगोशिएट करती हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करती हैं और डील क्लोज करती हैं। सिमिलरली जेरोक्स, अब जेरोक्स जैसी जो मशीन है, जेरोक्स जो फोटोकॉपियर बना रही है, जिसको हम लोग फैसिमिली कहते हैं, जेरोक्स जैसी जो मशीन है, क्या हम उसको अपने घर के लिए खरीदते हैं? अरे भाई साहब, 4.5-5 लाख रुपए की मिनिमम प्राइस है उसकी, और 17-18 लाख रुपए तक जाती है। अब घर के लिए तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं ना, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रिसाइसली इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है। तो इनकी जो टीम है, इनकी जो सेल्स की टीम है, ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को टच करते हैं। सिमिलरली द स्टेशनरी कंपनी लाइक रेनॉल्ड्स और द कंपनी लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, तो ये लोग अपने सर्जिकल इक्विपमेंट को ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक कैटेगरी है जहां पर आप B2B में काम कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज कॉल्ड द सेलिंग टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा क्लाइंट है हर कंपनी के लिए। गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करता है। तो कई सारी कंपनियों का ना एक अपना डिवीज़न होता है जिसको वो CSD डिवीज़न बुलाते हैं। जैसे हमारी कंपनी में भी, मतलब मैकडॉवेल्स में भी एक डिवीज़न था, उसको वो हम लोग CSD डिवीज़न बुलाते थे, जो कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट को कैटर करता था। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जो कैंटीन्स हैं मतलब जो मिलिट्री के लिए जो उन लोग के कैंटीन्स हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज का। वहाँ पे FMCG, वहाँ पे अप्लायंसेस, वहाँ पे ड्यूरेबल्स सेल किए जाते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितना लगेज कैंटीन के थ्रू पहले बिका करता था, उतना तो रिटेल सेल्स में नहीं आता था। तो हर कंपनी ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए एक अपनी अलग टीम बना दी। जो लोग गवर्नमेंट को सेल करते हैं, वो टेंडर भरते हैं, टेंडर पास होती है, जो उनका नियम है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, और उस तरीके से ये सेल एग्जीक्यूट किया जाता है। तो B2B सेलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? B2B सेलिंग में आती हैं इस तरह के रीसेलर्स, B2B में आती हैं बिजनेस यूजर्स, B2B में आती हैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, B2B में आती हैं सेलिंग टू गवर्नमेंट। तो ये तमाम चीज़ें B2B में आती हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज़ अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट योर करियर। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ नए प्रोफाइल आजकल क्रिएट हुए हैं दोस्तों, जो अभी किताबों में नहीं दिखेंगे आपको, जिसमें कि एक प्रोफाइल ये लोग कहते हैं कैम, KAM, कैम, विच स्टैंड्स फॉर की अकाउंट मैनेजर। तो आज मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज कैम के प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। ये कैम क्या करते हैं, हर एक क्लस्टर में उनको कुछ की अकाउंट्स दिए जाते हैं मैनेज करने के लिए। जैसे मैं समझ लो बात करता हूँ जाइडस वेलनेस की, तो जाइडस के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए एवर यूथ फेस वॉश है, एवर यूथ उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है जाइडस का, एवर यूथ। उसके बाद उनकी एक ब्रांड है, उसका नाम है शुगर फ्री, विच इज़ अ टैबलेट जो शुगर फ्री है। दे आर हैविंग 98% ऑफ द मार्केट शेयर इन दिस। इट्स अ फॉर्मिडेबल मार्केट शेयर, दे आर द मार्केट लीडर फॉर दिस। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग इन द कैम प्रोफाइल, और उनका काम क्या होता है कि जितने भी रिटेल आउटलेट है ना झारखंड में, वो सारे के सारे बड़े वाले रिटेल आउटलेट, ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट, मतलब रिलायंस फ्रेश, स्पेंसर, सुविधा, रिलायंस स्मार्ट, देन बिग बाज़ार, देन इजी डे, इस तरह के आउटलेट में वो काम करता है। तो कंपनी ने क्या किया है कि चैनल सेल्स के लिए एक अलग टीम बना दी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, अलग टीम बना दी है। और की अकाउंट्स के लिए एक अलग टीम बना दिया है, और की अकाउंट्स वाले बंदे को बोला कि भाई तेरे को बस हर महीने इस 45 अकाउंट्स को ही देखना है। द 45 शॉप्स विच आर इन झारखंड, स्पेशली इन जमशेदपुर, इन रांची एंड इन धनबाद, तेरे को बस ये 3 मार्केट के 45 शॉप देखने हैं। लेकिन 45 शॉप का जो टर्नओवर है ना दोस्तों,
ये अच्छे से अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को अगर आप मिला दीजिएगा ना, उससे ज़्यादा है। तो दिस इज अगेन अ न्यू प्रोफाइल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड सिंस लास्ट 1 डिकेड। ये भी एक नया प्रोफाइल के तौर पे क्रिएट हुआ है। आप यहाँ से भी करियर शुरू कर सकते हैं, और ये भी बहुत मज़ेदार तरीका है। मतलब आपको सिर्फ गिनती के 45-50 आउटलेट देखने हैं, लेकिन आपको उन आउटलेट में बहुत काम करना पड़ता है। तो आप लोग जब समर इंटर्नशिप के लिए जाइएगा, और जो लोग रिटेल में ऑप्ट करेंगे, तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको इन कैंप से मिलने का ना मौका मिलेगा। ये लोग आएंगे आपके पास और आके कहेंगे भाई थोड़ा मेरा मर्चेंडाइजिंग देख दो, भाई थोड़ा मेरे प्रोडक्ट को पिच करा। इस तरह की चीज़ें होती हैं जब समर इंटर्न्स जाते हैं। जब समर इंटर्न्स जाते हैं रिटेल में काम सीखने के लिए, तो वो ना कैंप से ज़रूर मिलते हैं। तो आप लोग भी मिलेंगे अगर आप लोग समर इंटर्नशिप में जाइएगा रिटेल आउटलेट्स में। तो चलिए, दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन सेलिंग विच इज़ कॉल्ड B2B सेलिंग। और इस पे मैंने इतना टाइम इसीलिए दिया है दोस्तों, ताकि आप इसके बारे में और ज़्यादा सीख पाएँ और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, और जान पाएँ कि इससे ज़्यादा पैसा, इससे बढ़िया डिसिप्लिन, इससे ज़्यादा मतलब अच्छी डिसिप्लिन आपको जनरली दूसरी नहीं मिलने वाली है। एंड आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम B2B ओनली, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दूसरे डिवीज़न की, दूसरे टाइप की, जिसका नाम है B2B। ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं B2B, सॉरी B2C, या फिर रिटेल सेलिंग। तो ये क्या सेलिंग है, यहाँ पर वी आर कनेक्टिंग विद आवर कस्टमर्स, इसीलिए इसको B2C भी कहा जाता है। और ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ना आप जनरली हमेशा नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें से कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नो सुनने पड़ते हैं। और जनरली जो फ्रेशर होते हैं, आप जैसे लोग या दूसरे कॉलेजेस के लोग जो फ्रेशर्स होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब है, ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको ना ग्रास रूट रियलिटी से मतलब रूबरू कराता है। और यहाँ पर आप जितना सीखते हैं अबाउट इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इतना आप जनरली दूसरे जगह नहीं सीख पाते। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ ग्रेट जॉब, रिटेल सेलिंग, wherein you are interacting with your customers, you are meeting with your customers, और डायरेक्टली आप 1-to-1 कस्टमर से बात कर पाते हैं। ठीक है। द थर्ड वन इज कॉल्ड सर्विस सेलिंग। और आपको ये बात पता है कि टुडे सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग अप्रॉक्सीमेटली 60% इन आवर GDP। और गोइंग बैक फॉर 30-40 ईयर्स ये कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। हमारी रिलायबिलिटी वॉज मोर इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर इनटू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग UK, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इन सारी के सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज में सर्विस सेक्टर का रोल सबसे ज़्यादा है। और भारत में भी धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया इन आवर GDP। तो कंसल्टेंसीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो ये सर्विस सेक्टर जो है इस पे 60% GDP जब जनरेट होने लग गई हमारी, तो इस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आने लग गई। तो आप एक गौर कीजिएगा, मतलब गो एंड कंपेयर द डेटा ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, गो एंड कंपेयर द डेटा ऑफ IIMs ऑफ द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, IP और IMT गाजियाबाद, और एनी कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन, एंड यू विल फाइंड कि 60 to 70% of their campus placements are actually into the service sector। आप हमारे यहाँ ही देख लीजिए, हमारे यहाँ भी आप पाएंगे, हमारे कॉलेज में भी जो कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं आप उसमें पाएंगे कि द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेसमेंट्स विच आर गिवन इज गिवन टू द सर्विस सेक्टर। और कारण ये है कि दिस इज द सेक्टर विच इज रूलिंग द कंट्री, दिस इज द सेक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट इन आवर GDP। So service selling is again a area where you can start your career, but the only issue with the service selling is
कि यहाँ पर यू आर सेलिंग एन आइडिया, आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। तो मैं इसको बुरा तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि सर्विस जो पेपर है हमारा मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ये आपको पढ़ना है इन योर फर्दर ट्राइमेस्टर, और मैं इसी बुक का ऑथर भी हूँ, मैंने इसी पे किताब भी लिखी है। आई एम एन ऑथर ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो मैं इस सेक्टर को बहुत अच्छा मानता हूँ, नो डाउट ये बहुत बढ़िया सेक्टर है, बहुत रिच सेक्टर है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है आज भारत में। बट द इशू इज कि अगर आप सेल्स यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये टफ हो तो सेल अ कॉन्सेप्ट। अगर प्रोडक्ट हो तो उसको सेल करना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड टेंजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सर्विसेज थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से करियर शुरू करके वो अगर सस्टेन कर जाते हैं 1-2 साल, फिर वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। टेक माई वर्ड, वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली आप देखिएगा कि अगर मैं आपको रेकमेंड करूं, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, इफ नॉट नंबर 1, नंबर 2, एंड अगेन इफ नॉट नंबर 1 एंड 2, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर करियर विथ नंबर 3। तो ये तीनों बहुत अच्छी हैं, तीनों बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आती हैं, बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आती हैं, और ये बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, राइट। तो हम लोगों ने जो पर्सनल सेलिंग की बात स्टार्ट करी थी, तो ये जान लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। नंबर 1 इज कॉल्ड B2B, नंबर 2 इज कॉल्ड रिटेल, जिसको हम लोग B2C भी कहते हैं, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड द प्योर कॉन्सेप्ट्स, प्योर इंटेंजिबल्स, विच आर कॉल्ड सर्विस सेलिंग। चलिए, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क। सर हाँ जी, बता प्रोफेसर हेलो के हाँ आ रही है आवाज़, बोला जाए। हेलो हाँ, सर, आप बताया प्रोफेसर के कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कोऑपरेशन के बारे में, ये एक्चुअली पार्टनरिंग स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। पार्टनरिंग स्ट्रैटेजी की बात ये है कि अब आप देखेंगे ना, धीरे धीरे कंपनियां आपस में compete करने के साथ साथ में कोऑपरेट भी करती हैं। जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी अबाउट द टाई अप ऑफ रिलायंस एंड फेसबुक, तो दे हैव नाउ पार्टनर्ड विथ ईच अदर। हम लोग देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर ने BMW के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये पार्टनरशिप से क्या होगा, इन दोनों को फायदा हो रहा है। सिमिलरली महिंद्रा ने अभी फोर्ड के साथ पार्टनरशिप किया है भारत में। तो ये पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्किल्स को शेयर करते हैं, जिससे कि हम लोग दोनों प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यहाँ पर सेल्स का ये मतलब है कि अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं तो यू कैन कम इनटू अ पार्टनरशिप विथ योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की मदद कर पाए। तो ये एक वंडरफुल तरीका है टू वर्क इन द सेल्स प्रोफेशन। सर जैसे पेप्सी और कोका कोला करते हैं, वैसे ही कंपटीशन भी और कॉपरेशन भी करते हैं। उसको हम लोग एक्चुअली ओलिगोपोलिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओलिगोपोलिक अरेंजमेंट। तो ओलिगोपोलिक अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम लोग compete तो कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑन सम ऑफ द टर्म्स हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, हमने एज सच कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेलिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की, एक कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पर हम लोग ऑन कॉमन टर्म्स बात कर रहे हैं कि यस विल बी हेल्पिंग यू और आप मुझे हेल्प करना, और हम लोग एक साथ बिजनेस को करेंगे, मिल करके बिजनेस को करेंगे, एंड बोथ ऑफ अस विल बी प्रॉफिटेबल। जियो और एफबी ने जो इस बार किया वो आ सकता हाँ, है एग्जांपल में। अभी वही तो कह रहे थे, हम नहीं सुने थे आप। यस चलिए, और कोई डाउट? सर, एक बार इंस्टीट्यूशन सेलिंग के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए, मैं इंस्टीट्यूशन सेलिंग के बारे में बताने के लिए पहले अपने बारे में ही बता देता हूँ। ओके। हमारी जब कैंपस प्लेसमेंट हुई थी तो देयर वर 32 पीपल हु वर अप्लाइंग फॉर वन जॉब, एंड दैट वन जॉब वाज इंस्टीट्यूशनल सेल्स जॉब। और फॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड इनटू दैट
एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इंस्टीट्यूशनल सेल्स, ये क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। तो आई ज्वाइन माई टेरिटरी और मुझे ना 183 क्लाइंट्स के नाम दिए गए। आई गॉट द लिस्ट ऑफ 183 क्लाइंट्स, जिसमें कि माई क्लाइंट वॉज ताज, ओबरॉयस, द ITC शेरल्टन ग्रुप, ट्राइडेंट, JP पैलेस, अमर विलास। तो ये सारे हमारे क्लाइंट थे। तो हमें कहा गया, मतलब आई वॉज बीइंग टोल्ड कि आई हैव टू विजिट ओनली दिस इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा सेल जनरेट करती है कंपनी के लिए, क्योंकि इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में ना बार्स भी हैं और बार के साथ साथ में बैंकेट हॉल भी हैं, और दोनों जगह पे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं, दोनों जगह पे लीकर सर्व किए जाते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं। अब JP पैलेस में, अमर विलास में, ओबरॉयज़ में जो पार्टी होंगी, आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी किस तरह की होती होंगी। वो बहुत लैविश होती हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं, और हर कॉर्पोरेट पार्टी में ड्रिंक सर्व किए जाते हैं। तो हमारा ना एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होता है इंस्टीट्यूशन से। सिमिलरली जो लीकर बार हैं, तो लीकर बार भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे लिए। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ना एक अलग टीम बना दी। ऑफ कोर्स आई वाज हेडिंग द टीम। एक अलग टीम बना दी, और इस टीम का जो काम था वो सिर्फ था इंस्टीट्यूशनल सेल्स। वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन को देखेगी। हमारा काम नहीं था कि हम रिटेल आउटलेट में जाकर के बैठे हैं या रिटेल आउटलेट के जाकर के वहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, हम वो काम नहीं करते थे। तो जो इंस्टीट्यूशनल का काम होता है ये जनरली थोड़ा सा पॉलिश्ड होता है। यहाँ पर आप चैनल पार्टनर से नहीं मिल करके आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। तो अभी जब मैं आपको इंस्टीट्यूशन से समझा रहा था, तो आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ एप्सन। तो एप्सन क्या करती है, वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जा करके टाई अप्स करती हैं, द कॉलेजेस, द इंस्टीट्यूशंस, द हॉस्पिटल्स, द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में जा करके दे सेल देयर प्रोजेक्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जहाँ पर आप चैनल सेल्स, मतलब चैनल पार्टनर के पास नहीं जा करके यू आर गोइंग टू द एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल कॉलेजेस, यू आर गोइंग टू मीट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और वहाँ पर जा करके यू आर पिचिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। तो बड़ा अच्छा काम है ये इंस्टीट्यूशनल सेल जो है ना, ये बड़ा पॉलिश्ड, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है ये। क्लियर है क्या? इसके साथ साथ में ना मैंने एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई है आप लोगों को, एंड दैट वाज की अकाउंट्स मैनेजर। तो वो यहाँ स्लाइड में नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में भी समझो। ये भी उतना ही अच्छा प्रोफेशन है, की अकाउंट्स मैनेजर। तो बेसिकली इसका क्या होता है, मतलब सिर्फ एक इसका काम होता है एक करना अकाउंट्स। ये की अकाउंट्स मैनेजर का मतलब ये मत समझिएगा कि हम जाकर उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। की अकाउंट्स का मतलब ये है कि हमें गिनती के क्लाइंट्स दिए गए हैं, और हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स पे होगा। तो जो लोग की अकाउंट्स में काम कर, जैसे मैं जाइडस की बात कर रहा था, आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा था, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन लोगों का काम क्या होता है, उन आउटलेट्स में जा करके मर्चेंडाइजिंग देखना। मर्चेंडाइजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी क्रिएट करना। जो प्रोडक्ट जितने विजिबल होते हैं ना, उनके सेल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो आप गौर कीजिएगा कि जब आप किसी रिटेल आउटलेट में जाएं लॉकडाउन के बाद, तब से थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करना कि कौन से प्रोडक्ट का पोजीशनिंग क्या है। देखने की कोशिश करना कि रियल जूस कहाँ रखा गया, और ट्रॉपिकाना कहाँ पर है, मिनट मेड कहाँ पर है। देखने की कोशिश करना कि मैगी कहाँ रखा गया है, टॉप रामेन कहाँ है, और सनफिस्ट कहाँ है। आप देखिएगा ना, इस सभी का ना पोजीशन बिल्कुल अलग अलग है, और इस पोजीशनिंग की वजह से भी कई बार प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो की अकाउंट्स मैनेजर का एक ये भी काम है, ये भी उनका काम है कि वो ब्रांड की विजिबिलिटी तैयार करते हैं स्टोर के अंदर, वहाँ से सेल जनरेट करते हैं, वहाँ से बड़े बड़े अकाउंट्स को वो डिराइव करते हैं, और बड़ा रेवेन्यू वहाँ से वो हासिल करते हैं, और वो सिर्फ उसी आउटलेट के लिए फोकस है। तो आप लोग जब SIP में जाएंगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं, अब नहीं बढ़ सकते, टाइम हो गया हमारा। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही स्लाइड पढ़ पाए अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, पूछो, चलो डाउट ही पूछो आप लोग। सर इंस्टीट्यूट